बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक अच्छी बात। और आज की अच्छी बात यह है कि इंसान जब भी कोई भी काम स्टार्ट करे तो उसको खुद पर पुख्ता यकीन होना चाहिए। अगर इंसान को खुद पर पुख्ता यकीन है तो वो पहाड़ को भी हिला सकता है, और अगर इंसान को खुद पर यकीन नहीं है तो वो फिर यही सोचता रहता है कि ये काम नामुमकिन है और वो फिर कभी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए आप जब भी कोई भी काम स्टार्ट करें तो खुद पर पुख्ता यकीन रखें और मेहनत करें। चले अब स्टेट पे आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एज यू नो टॉपिक है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। ये पाक फेयर सीरीज का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने पाक फेयर CSS के सिलेबस को डिस्कस किया था और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को डिस्कस किया था। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से सीधा मैंने जंप किया है 1892 पर। 1857 से लेकर 1892 तक कुछ मेजर टॉपिक्स जिनमें कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाले टॉपिक थे उनको हमने स्किप किया है। उन टॉपिक्स पर मैं लेक्चर ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन हम 1892 का एक्ट पढ़ने के बाद कुछ टॉपिक्स करेंगे कवर। 7 से 8 टॉपिक्स कवर करने के बाद देन फिर मैं रिवर्स आऊँगा और उन पॉलिटिकल मूवमेंट्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जो टॉपिक हैं 1857 से लेकर 1892 तक वो हम उसको कवर करेंगे। उसको हमने स्किप क्यों किया है उसकी रीज़न मैं आपको तब बताऊंगा। लेक्चर 1 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बेसिकली हिंदूज और मुस्लिम्स की कलेक्टिव वार थी अगेंस्ट ब्रिटिश, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदूज को शिकस्त होती है और ब्रिटिश जो है वो इस वार को विन करते हैं। वो इस वार को कैसे विन करते हैं और ये वार का पर्पस क्या था ये मैंने सारा फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसको वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ख़त्म कर दिया गया था। तो बेसिकली उसको ख़त्म किया था नवंबर 1 1858 को क्वीन विक्टोरिया ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म होने के बाद ब्रिटिश ने डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया था इंडिया को। जब ब्रिटिश ने डायरेक्टली कंट्रोल कर लिया था इंडिया को तो इंडिया के सिस्टम को कैसे चलाना था उसके लिए एक एक्ट आया था 1858 का, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके 1861 का एक एक्ट आया था। इन दोनों एक्ट्स को हम तब ही डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को डिस्कस करेंगे। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इससे पहले भी कुछ एक्ट्स आ चुके थे, लेकिन इंडियन एक्ट 1892 सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट था। उसकी क्या रीजंस थी ये मैं आपको आगे बताता हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारा जितने भी लेक्चर होंगे वो एक दूसरे से इंटरलिंक होंगे, तो इसलिए आपने लेक्चर्स को एक सीक्वेंस वाइज देखना है, तभी आपको प्रॉपर्ली समझ आएगी। चलिए अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसका इंट्रोडक्शन कुछ यूं है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया की हिस्ट्री में। ये एक्ट एक टर्निंग पॉइंट था बिकॉज इसमें डेमोक्रेसी को इनिशिएट किया गया था। फर्स्ट टाइम इंडिया में डेमोक्रेसी को इनिशिएट किया गया था जो कि 1892 के एक्ट में किया गया था। तो इसलिए ये इंडिया की हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इस एक्ट का पर्पस क्या था, क्या ऐसी वजह बनी कि ये एक्ट पेश करना पड़ा? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि फुलफिल द नेशनल डिमांड्स। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट्स चल पड़ी थी जिस वजह से ब्रिटिश को ये एक्ट पेश करना पड़ा था। बिकॉज उस टाइम के लोग जो थे उनको अवेयरनेस आ गई थी पॉलिटिकल मूवमेंट्स की वजह से कि हमें हमारा हक दिया जाए। तो इसलिए 1861 के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी। तो ये बेसिक रीज़न थी 1892 का एक्ट आने की। तो उन पॉलिटिकल मूवमेंट्स को रिस्पॉन्स करने के लिए कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी 1861 के एक्ट में। अमेंडमेंट्स इन द रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट्स, वो जो पॉलिटिकल और नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी। बिकॉज मैंने आपको बताया था कि फ्रीडम मूवमेंट चली थी, फ्रीडम मूवमेंट में ये पॉलिटिकल मूवमेंट्स भी थी, जिसकी वजह से इसको रिस्पॉन्स करने के लिए ब्रिटिश ने अपना 1861 के एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की थी। तो वो फिर एक्ट जो बना था 1892 का एक्ट बना था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अकॉर्डिंग गवर्नर जनरल और वाइसराय एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया को गवर्नर जनरल कंट्रोल करेगा। अगर मैं कहीं गवर्नर जनरल की जगह वाइसराय बोल दूं तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही बात है।
तो यानी इसके अकॉर्डिंग पूरे इंडिया का जो कंट्रोल था वो गवर्नर जनरल के पास था। अब ऑब्वियसली एक पर्सन के लिए पूरे इंडिया को कंट्रोल करना तो काफ़ी मुश्किल था, तो इसलिए इसके नीचे दो काउंसिल्स बनाई गई थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और दूसरी थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी उसमें 6 मेंबर्स थे, जिसमें वो होम, मिलिट्री, लॉ, रेवेन्यू, फाइनेंस, पब्लिक वर्क को डील करेंगे। अब ये जो मिलिट्री वाला पर्सन था ये चीफ था आर्मी का, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो आर्मी थी उसमें टॉप 20% जो थे वो ब्रिटिश थे और 80% जो थे इंडियंस थे। तो इसलिए वो जो मिलिट्री का चीफ था वो भी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट होगा। और सेकंड थिंग ये कि जो 6 मेंबर्स से ये ब्रिटिश होंगे, इसमें कोई भी इंडियन नहीं होगा। ये 1892 के एक्ट के अकॉर्डिंग ऐसा था। इन 6 मेंबर्स को किस तरह से इलेक्ट किया जाता था? जो भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करते थे उनमें से वॉइसरॉय किसी को भी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पार्ट बना सकते थे, तो ये सभी के सभी ब्रिटिश थे। तो सेकंड थी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये जो थी इसमें 40% इंडियंस होंगे और 60% ब्रिटिश होंगे। अब ये जो 60% ब्रिटिश थे ये भी ऑफिशियल्स थे जो कि सिविल सर्विस का एग्ज़ाम पास करके आते थे और जिनको वॉइसरॉय अपॉइंट करता था। तो ये जो 60% थे ये तो ब्रिटिश थे, लेकिन जो 40% थे ये इंडियंस होंगे। ये एक्ट 1892 के अकॉर्डिंग था, इससे पहले ऐसा नहीं था। जो कि 40% इंडियंस होंगे वो इलेक्शंस के थ्रू ही आएंगे और उनको अपॉइंट करेंगे ब्रिटिश, यानी कि गवर्नर जनरल उनको अपॉइंट करेगा। वो 40% पीपल्स जो थे वो इलेक्शन के थ्रू आएंगे। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया की हिस्ट्री में हुआ था कि इलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, इसीलिए ये 1892 का एक्ट एक टर्निंग पॉइंट समझा जाता है इंडियन हिस्ट्री में। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये प्रोविंस लेवल पर भी थी, लेकिन जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके मैंने मेंबर्स की तादाद आपको बता दी है कि वो 10 to 16 होगी, और जो प्रोविंस लेवल पर था उनमें मेंबर्स जो थे वो डिफरेंट थे, लेकिन इनके पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो पावर्स थी वो बहुत लिमिटेड थी 1861 के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो उनके पास बिल्कुल ही पावर्स कम थी, लेकिन इसमें फिर भी इस हद तक पावर दी गई थी कि वो बजट और रेवेन्यू जो था उस पर क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन अपनी सजेशंस इम्पोज नहीं कर सकते थे। तो कुछ हद तक लेजिस्लेटिव काउंसिल को अख्तियारात दिए गए थे, लेकिन वो भी बहुत कम अख्तियारात दिए गए थे। बेसिकली इस एक्ट का मतलब था कि इंडियंस को उनका हक दिया जाए, लेकिन इंडियंस अलाउड टू पार्टिसिपेट इन काउंसिल टू अंडरस्टैंड रूल, लेकिन उनको सिर्फ इतने अख्तियारात दिए गए थे कि वो इन जो रूल्स हैं इनको प्रॉपर्ली समझ सकें। इससे ज़्यादा उनको अख्तियारात नहीं दिए गए थे, सिर्फ क्वेश्चन पूछने की हद तक और उनको सिर्फ हल्की फुल्की डिस्कशन करने की हद तक इख्तियारात दिए गए थे। वो अपनी सजेशंस बिल्कुल भी इम्पोज नहीं कर सकते थे। ये एक्ट 1892 के अकॉर्डिंग था। तो ये बेसिकली तरमीम थी जो कि 1892 के एक्ट में की गई थी। ये आज के लेक्चर की सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है, बिकॉज आने वाले जितने भी लेक्चर हैं उसमें मैं इसको रिकॉल करूँगा। तो इसमें हमने देखना है कि गवर्नर जनरल पूरे इंडिया को किस तरह से कंट्रोल करता था। पीछे मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल इंडिया का हेड था, उसके नीचे दो काउंसिल थी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल जिसमें 6 मेंबर्स थे और सभी के सभी ब्रिटिश थे, और एक थी लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसमें 40% इंडियंस थे और 60% ब्रिटिश थे। लेकिन जो गवर्नर जनरल था उसके पास डिसीजन मेकिंग के अख्तियारात नहीं थे। गवर्नर जनरल ने अगर कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो पहले समरी भेजता था ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको अप्रूव करती तो देन ही फर्दर उस पर काम होता था। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको रिजेक्ट कर देती तो उस पर फर्दर काम नहीं होता था। अब गवर्नर जनरल अपनी समरी किस तरह से ब्रिटिश पार्लियामेंट तक भेजता था, उसके लिए जो वो चैनल यूज़ करता था वो था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स कौन था? ये उस टाइम यूके की जो गवर्नमेंट होती थी उसकी कैबिनेट का एक मेंबर होता था। फॉर एग्जांपल जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर होता है उसके नीचे जो कैबिनेट होती है, इसी तरह से जब यूके की उस टाइम गवर्नमेंट थी उस कैबिनेट का एक मेंबर होता था जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स कहते थे।
और ये चेंज होते रहते थे। जिस तरह से गवर्नमेंट चेंज होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स चेंज होते रहते थे। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रम्प था पहले यूएसए का प्रेसिडेंट, उसकी कैबिनेट और थी। अब जो बाइडन है उसकी कैबिनेट और है, लेकिन मिनिस्टर्स वही रहते थे। यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वही नेम वही रहता था, लेकिन पर्सन चेंज होते रहते थे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट। तो इसलिए गवर्नर जनरल ने कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो समरी भेजता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को, और ये फिर फॉरवर्ड कर देते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट को। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट इसको अप्रूव करती थी तो देन ये फिर अगेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स के पास भेजते थे, और ये फिर अगेन गवर्नर जनरल के पास भेज देते थे। तो इसलिए गवर्नर जनरल के पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं होती थी। गवर्नर जनरल ने कोई भी डिसीजन लेना होता था तो वो अपनी समरी ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजता था, और ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर फर्दर उसको अप्रूव या डिसअप्रूव करती थी। तो इसके लिए जो चैनल यूज़ होता था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स यूके में ही बैठता था। अब उन दिनों में कोई ईमेल, कोई मोबाइल, कुछ भी नहीं होता था। तो क्वेश्चन ये पैदा होता है कि गवर्नर जनरल किस तरह से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को अपनी समरी भेजता था। इसके लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स के नीचे 15 मेंबर्स होते थे, जो सभी के सभी ब्रिटिश होते थे। और ये 15 मेंबर्स कौन होते थे, ये भी सिविल सर्विस का एग्जाम पास करने के बाद यहाँ पर तैनात किए जाते थे। और ये 15 मेंबर्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडियन अफेयर्स के नीचे इसलिए होते थे बिकॉज उन दिनों में यूके से इंडिया आना बहुत मुश्किल होता था। ट्रांसपोर्ट जो थी उस पर आने के लिए बहुत टाइम लग जाता था। इसलिए गवर्नर जनरल ने अगर कोई भी पैगाम भेजना होता था तो वो ये 15 मेंबर्स जो थे वो इसको कंट्रोल करते थे। तो गवर्नर जनरल इंडिया में होता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट यूके में होती थी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स भी यूके में बैठता था, और उसके जो 15 मेंबर्स थे वो कभी इंडिया में और कभी यूके में, कुछ इंडिया में होते थे कुछ यूके में होते थे। तो इस तरह से ये एक प्रॉपर सर्कल चलता था जिसके ज़रिए इंडिया को कंट्रोल किया जाता था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। गवर्नर जनरल ने कोई भी डिसीजन लेना होता था तो उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट में समरी भेजनी पड़ती थी। वो समरी किस तरह से भेजता था, वो पहले समरी भेजता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स उस समरी को मूव करते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और उस पर बहस होने के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट फिर इसको अगेन भेजती थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को अप्रूव या डिसअप्रूव करके, और फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भेज देता था गवर्नर जनरल को। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट सर्कल चलता था और इस तरह से इंडिया को कंट्रोल किया जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आपने ध्यान से समझ लेना है। अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अगेन इसको कमेंट्स में भी एलेबोरेट कर दूंगा। नेक्स्ट है कि इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह से हुआ था। इंडियन एक्ट 1892 के बाद जो फर्स्ट इलेक्शन हुआ था उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो 16 मेंबर्स थे उनमें से 40% इंडियंस होने थे और 60% ब्रिटिश होने थे। वो जो 40% इंडियंस होने थे उसके लिए जो एक प्रोसेस रखा गया था सिलेक्शन का, उसके लिए इलेक्शंस थे। और इलेक्शन किस तरह से हुए, अब 6 मेंबर्स के लिए पूरे इंडिया में तो ब्रिटिश इलेक्शन करवा नहीं सकते थे, तो उन्होंने जो इलेक्शन करवाए वो डिफरेंट ट्रेड यूनियन, लैंडलॉर्ड एसोसिएशंस और यूनिवर्सिटीज़ में करवाए। वहाँ से जो विन किया उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बना दिया। वहाँ से जो 6 मेंबर विन किए थे उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट बना दिया। यानी 40% इंडियंस हो गए लेजिस्लेटिव काउंसिल में और 60% उन्होंने ब्रिटिश को रखा था। तो वो जिधर इलेक्शन होते हैं वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं होती, तो जिसकी वजह से मुस्लिम्स में से कोई भी फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल का पार्ट नहीं बनता। ये इलेक्शंस 3 साल बाद होते थे, यानी कि 92 में फर्स्ट इलेक्शन हुआ तो उसके बाद 95 में होना था। फर्स्ट टाइम था तब कोई भी मुस्लिम इसमें इलेक्ट नहीं हुआ था बिकॉज इलेक्शंस ऐसी प्लेसेस पर हुए थे जहां पर मुस्लिम्स मेजॉरिटी में नहीं थे। तो इस सारे सिनेरियो को सर सैयद अहमद ख़ान गौर से देख रहे थे, तो उन्होंने फिर आवाज़ उठाई कि हमें हमारा पॉलिटिकल मैकेनिज्म दिया जाए, मुस्लिम्स को उनका पॉलिटिकल मैकेनिज्म दिया जाए। बिकॉज फ्रीडम मूवमेंट में मैंने पहले भी आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि मुस्लिम्स को टोटली इग्नोर किया जाता था, तो जिसकी वजह से फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने
इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्होंने कहा कि हमें हमारा पॉलिटिकल मैकेनिज्म दिया जाए। नो डाउट के पाकिस्तान रिलीजियस बेसिस पर बना है, लेकिन एक पॉलिटिकल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, उसके बाद ही हमें हमारे रिलीजियस हक मिले और उसके बाद ही सोशल इकोनॉमिक हक मिले। तो फ्रीडम मूवमेंट में सबसे पहले जो हुआ था कि हमें हमारा पॉलिटिकल मैकेनिज्म दिया जाए, पॉलिटिकल हक दिया जाए। अगर हमारा पॉलिटिकल हक होगा तो देन ही फिर हम अपने रिलीजियस हक हासिल कर सकेंगे और सोशल इकोनॉमिक जो हक था वो हासिल कर सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमने पॉलिटिकल मैकेनिज्म की डिमांड की थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने इस पर बहुत काम किया था और उन्होंने अगेन एंड अगेन ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको ये चीज़ बोली कि हमें हमारा पॉलिटिकल मैकेनिज्म दिया जाए, बिकॉज अगर हम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग होंगे तो देन ही हम हमारे रिलीजियस के हक हमें मिल सकेंगे और सोशल इकोनॉमिक हक भी फिर तभी मिल सकेंगे। इसलिए सर सैयद अहमद ख़ान ने तब बहुत इसके खिलाफ आवाज़ उठाई कि मुस्लिम्स को उनका मैकेनिज्म दिया जाए। देन अगेन 1895 पे इलेक्शंस होते हैं जिसमें एक मुस्लिम नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह इलेक्ट हो जाते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था कि नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह मुस्लिम लीग के फाउंडर थे, लेकिन ये सर सैयद अहमद ख़ान स्कूल ऑफ थॉट से नहीं थे। एक मुस्लिम्स को सीट मिली, लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक मेंबर हुआ, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान ने फिर भी इस चीज़ की आवाज़ उठाई कि हमें हमारा पॉलिटिकल मैकेनिज्म दिया जाए, बिकॉज हमें हमारा पॉलिटिकल मैकेनिज्म नहीं दिया जा रहा। तो बार बार सर सैयद अहमद ख़ान ने इस चीज़ की डिमांड की कि हमें हमारा पॉलिटिकल मैकेनिज्म दिया जाए। अगेन 3 साल बाद इलेक्शन होते हैं 98 में, इसमें अगेन कोई मुस्लिम सेलेक्ट नहीं होता। तो सर सैयद अहमद ख़ान फिर इसके बारे में आवाज़ उठाते हैं कि मुस्लिम्स को उनके हक दिए जाएं, लेकिन ब्रिटिश इसको टोटली इग्नोर करते हैं और फिर सर सैयद अहमद ख़ान 1898 में उनकी डेथ हो जाती है। ये था आज का लेक्चर, तो इंशाल्लाह इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर चलेंगे। तो इसमें हमने देखा कि इंडियन काउंसिल एक्ट क्या था, उसको क्यों पेश किया गया और उसमें कौन कौन सी अमेंडमेंट्स की गई, और जो था इंडिया में ब्रिटिश किस तरह से हर चीज़ को कंट्रोल करते थे और किस तरह से वो मुस्लिम्स को इग्नोर कर रहे थे। इससे आगे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो थर्ड लेक्चर होगा उसमें एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आपको जब भी वीडियो अपलोड हो पता चलता रहे। थैंक यू।